नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। किसी ने क्या खूब कहा है कि गुरूर जब सिर के ऊपर चढ़कर बोलने लगता है तो उस गुरूर का टूटना बड़ा जरूरी हो जाता है। बांकीपुर में बीजेपी की हार के बाद लोग ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी में कोई गलती नहीं थी, बीजेपी ने कुछ गलतियां की, लेकिन उसकी चर्चा करने से पहले यह ओवरऑल समझने लेना जरूरी है कि बीजेपी ने भी बहुत बड़ी कोई गलती नहीं कर दी थी, लेकिन बीजेपी को भुगतना क्या पड़ा है? सिर्फ और सिर्फ अति आत्मविश्वास का वो दंश झेलना पड़ा है, जिस आत्मविश्वास ने बांकीपुर में बीजेपी को पटखनी दिला दी। प्रशांत किशोर जीत चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको जिक्र करेंगे उस फैक्टर का, उन फैक्टर्स का जिक्र करेंगे जिन फैक्टर्स ने प्रशांत किशोर को बांकीपुर में जिता दिया। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत के 5 बड़े फैक्टर्स हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, या यूं भी कहिए कि बीजेपी की हार के वो 5 बड़े फैक्टर्स हो सकते हैं। हालांकि वैसे तो कई रीजन बताए जा रहे हैं, लेकिन मुख्यतः हमें जो लगा कि 5 बड़े कारण हो सकते हैं बीजेपी की हार के बांकीपुर में, वो हमने आपको बताने का फैसला किया। और हम चाहते हैं कि आप बने रहें और समझिए कि बीजेपी को किस प्रकार उनके गढ़ में जाकर के एक धुरंधर की तरह प्रशांत किशोर ने पटखनी दी है। उस सीट पर, जिस सीट पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, उस सीट पर, जिस सीट पर बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों की साख दांव पर लगी थी, उस सीट पर, जिस सीट पर यह बातें भी निकलकर सामने आई कि कुत्ता बिलाई को भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगा। हालांकि अब यह बात बीजेपी वाले कहने से मुकर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो कुत्ता बिलाई का क्या, हम अपने हर कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं। लेकिन ये बातें आई कहां से? कहते हैं कि अगर धुआं उठा है तो थोड़ी बहुत आग लगी होगी। अब चलिए आते हैं खबर पर, आपको बताते हैं बीजेपी की हार और प्रशांत किशोर की जीत के 5 बड़े फैक्टर्स। अब सबसे पहले समझिए कि बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक बांकीपुर के उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है और इसने सूबे की राजनीति में नई समीकरणों की ओर इशारा करना शुरू कर दिया है। लंबे समय से बीजेपी का गढ़ रही बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज कर न केवल बड़ा राजनीतिक संदेश दिया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि शहरी क्षेत्रों में चुनावी रणनीति, संगठन और स्थानीय मुद्दे पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों पर कितना भारी पड़ सकते हैं। अब देखिए, सीधे बात करते हैं, क्या वो 5 फैक्टर रहे। नंबर 1, आप जोड़ते जाइए। नॉमिनेशन के बाद बीजेपी को उम्मीदवार बदलना भारी पड़ गया। आपने देखा कि उपचुनाव में बीजेपी ने पहले अभिषेक सिन्हा और बंटी को अपना उम्मीदवार बनाया था। अभिषेक सिन्हा ने नॉमिनेशन ही फाइल कर दिया था, फिर अचानक उन्हें चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई, जिसके बाद बीजेपी को अंतिम समय में नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाना पड़ा। उसमें पार्टी की किरकिरी भी हुई। उम्मीदवार बदलने के फैसले से कार्यकर्ताओं और मतदाताओं में भ्रम की स्थिति बनी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अंतिम समय में उम्मीदवार बदलने से पार्टी को संगठनात्मक और चुनावी स्तरों पर नुकसान हुआ। अब आते हैं नंबर 2, पीके की रणनीति का असर समझिए। प्रशांत किशोर ने चुनाव अभियान के दौरान रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार, महंगाई, नागरिक सुविधाओं जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी। पीके ने कई सारी बातें कही, जो बातें जनता के दिल में घर कर गईं। चुनावी सभाओं तक सीमित ये बातें नहीं रही थी। बाजारों, स्थानीय इलाकों और मोहल्लों में वो जनसंपर्क करते रहे और इन्हीं बातों को लेकर आगे बढ़ते रहे। अब नंबर 3 आते हैं। तेजस्वी यादव इस उपचुनाव में बेहद कम सक्रिय रहे। विदेश से लौटने के बाद वो अंतिम समय में थोड़ा सक्रिय हुए, लेकिन विपक्षी राजनीति में जो खाली स्थान बना, उसे प्रशांत किशोर ने भरने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने खुद को पूरे प्रदेश में सरकार का सबसे मुखर आलोचक के रूप में स्थापित किया। वो लगातार सीधा सीएम सम्राट चौधरी को निशाने पर रखते रहे। नंबर 4, भाजपा नेताओं का अति आत्मविश्वास, जिसकी हम चर्चा बार बार कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं के आत्मविश्वास से भरे बयान और चुनावी माहौल को लेकर अति आश्वस्त रवैये की चर्चा रही। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद रविशंकर प्रसाद के उस बयान को भी बार बार कोट किया गया, जिसमें कुत्ते बिल्ली को बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ा देंगे तो जीत जाएगा, ये बहस होती रही। अब देखिए, इनके इस बयान की खूब चर्चा रही। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि इससे जमीनी स्तर पर संगठन की सक्रियता अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंची। दूसरी ओर प्रशांत किशोर की टीम मतदाताओं के बीच काम करती रही। अब आते हैं नंबर 5, उपचुनाव के ठीक पहले नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर पूरे देश भर में छात्रों का आंदोलन चलता रहा।
इस दौरान प्रशांत किशोर छात्रों के समर्थन में बेहद सक्रिय दिखे और लगातार केंद्र और बिहार सरकार तथा भाजपा पर तीखे सवाल उठाते रहे। इससे युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के बीच उनकी सक्रियता बढ़ी, स्वीकार्यता बढ़ी। आगामी विधानसभा चुनाव में यह जीत प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के लिए मनोबल बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए संगठन और उम्मीदवार चयन की रणनीति पर भी नए सिरे से विचार करने का संकेत ये देती है। मतलब समझिए, दूसरी बात यह भी है कि कई सारे बिहार में भी ऐसे मसले हुए जिन मसलों को लेकर जनता के बीच में काफी कुछ देखा जा रहा था। मतलब ऐसे में प्रशांत किशोर ने जनता के नब्ज को टटोलने का काम किया। और प्रशांत किशोर, देखिए कल जब बयान प्रशांत किशोर का आया था तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि युवाओं ने बहुत नहीं लगता कि बढ़ चढ़कर वोट किया है। हाँ, लोगों के मन में इस सरकार के प्रति विरोधाभास है। लोग चाहते हैं कि नेतृत्व बदले और इस नेतृत्व से लोग खुश नहीं हैं। निशाना सम्राट चौधरी पर था। और जीत के बाद प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया कि विधायक जब नहीं थे तब भी हम काम किया करते थे, जन सरोकार के मुद्दे उठाया करते थे, और विधायक बन गए हैं तो और जोर जोर से जन सरोकार के मुद्दों को उठाएंगे, है ना। मतलब उन्होंने ये भी कह दिया था कि ठेका पाटा करने का काम हमारा नहीं है, हम ठेकेदारी वगैरह नहीं कराएंगे विधायक बनकर के, जो बाकी लोग किया करते हैं। तो प्रशांत किशोर ने नब्ज टटोली है। सबसे बड़ा कारण हमें जो लगता है बीजेपी की हार का, वो आत्मविश्वास ही लगता है। वैसे तो छात्रों का आंदोलन कहें या फिर असंतोष की स्थिति लोगों के मन में कहें, आप उम्मीदवार बदल देते हैं, आप दूसरे उम्मीदवार को खड़ा करते हैं, उसके बाद हवाई तरीके से बीजेपी का एक बयान इस तरह उड़ने लगता है कि लोगों के सीधे दिल पर जाकर अटैक करता है और लोग सोचते हैं कि भैया ये तो हद पार हो गई। इतना आत्मविश्वास कैसे हो सकता है किसी के अंदर? और लोग जानते हैं, लोकतंत्र में लोग हर एक बारीकी को देखते हैं। पता नहीं क्यों नेता जब बयान देते हैं तो उन्हें इस बात की समझ नहीं आती कि आने वाले दिनों में या हम भविष्य में हमारे इस बयान का परिणाम क्या हो सकता है। चुनाव दूर भले लगता हो, लेकिन चुनाव तक लोगों के जहन में कुछ कुछ बातें रह जाती हैं, और जो बातें रह जाती हैं वो बातें किसी भी पार्टी को हराने जिताने के लिए बहुत काफ़ी होती हैं। और यही हुआ है इस बार भी। बांकीपुर के चुनाव में प्रशांत किशोर की बेहतरीन जीत कह सकते हैं, ज़बरदस्त जीत कह सकते हैं। मतलब इतना बड़ा मार्जिन से जीतना नितिन नवीन के गढ़ में अपने आप में बड़ी बात है। नितिन नवीन, लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, मतलब मोदी जी के भी बॉस नितिन नवीन, और नितिन नवीन जी का सीट बांकीपुर, उसमें जाकर प्रशांत किशोर ने सेंधमारी कर दी, जीत गए। अब ये जीत सिर्फ एक विधायक की जीत या विधानसभा सीट पर जीत थोड़ी है। ये जीत का जो शोर है, इस जीत का शोर दिल्ली तक जाएगा और उस टेबल तक भी जाएगा जिस टेबल पर वो फाइल रखी जाएगी जिसमें यह लिखा जाएगा कि नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी सीट बांकीपुर बीजेपी हार चुकी है। ये तमाम चीजें होंगी। बड़ा सवाल है और बड़ी एक चुनौती कह सकते हैं। एक नया शोर शुरू हो चुका है बिहार में, बदलाव का जो शोर है वो चल पड़ा है। आज का जो जेनजी है वो भी अब सोचने लगा है कि हमारे पिता ने, हमारे दादाजी ने जिन जिन को वोट किया 30 सालों से, 40 सालों से जिनको वोट करते आ रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, इन सबका हिसाब अब करने का वक्त आ गया है। क्योंकि ये ज़माना डिजिटल का है, ये ज़माना युवाओं का है, जेनजीज का है। अब देखते हैं कि बीजेपी क्या कुछ रणनीति बनाती है, किस प्रकार समीक्षा करती है, किन किन नेताओं की क्लास लगती है और कैसे मंथन किया जाता है कि आखिर यह हार हुई तो कैसे। हमने आपको 5 फैक्टर बताए हैं बीजेपी की जीत के, बीजेपी की हार के, प्रशांत किशोर की जीत के। आपको अगर इन फैक्टर्स में कुछ सच्चाई लगती हो तो आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।